हेलो साथियों, कैसे हो। स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में मुख्य रूप से मौर्य वंश के बाद जो वंश है उससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। मौर्य वंश के बाद जो काल आया उसे हम लोग मौर्योत्तर काल कहते हैं और मौर्योत्तर काल को ही ब्राह्मण साम्राज्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 वंश हुए जो ब्राह्मण थे, इसीलिए इनको ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मौर्यों ने बौद्ध धर्म को बहुत प्रोत्साहित किया, जिससे ब्राह्मण दुखी होने लगे और ब्राह्मण धर्म को आगे लाने के लिए, वैष्णव धर्म को आगे लाने के लिए, बौद्ध धर्म को पीछे धकेलने के लिए मौर्य वंश का समापन करके ऐसे धर्म की स्थापना की गई जो वैष्णव या ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। तो आज हम लोग उसी से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे और तीनों वंशों के बारे में देखेंगे कि वो वंश कौन कौन से थे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली? तो बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी सुशर्मा, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी सिमुक। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली। और यह पुष्यमित्र शुंग था कौन? तो यह बृहद्रथ का ही सेनापति था और यह बृहद्रथ मौर्य वंश से संबंधित था, या मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, और इसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। और सुशर्मा कौन था? तो सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम राजा था। और कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखना। और सिमुक कौन था? तो सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी देवभूति, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी कनिष्क। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ही पतंजलि रहता था। और पुष्यमित्र शुंग ने ही इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। किसे पराजित किया था? मिनांडर को। और किसने पराजित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। और पुष्यमित्र शुंग ने ही भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। और यह देवभूति कौन था? तो यह शुंग वंश का अंतिम शासक था। और इसी देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। और ये गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो यह सात वंश से संबंधित था। और कनिष्क, तो यह कुषाण वंश से संबंधित था, कनिष्क। और इसी ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। किसने शक संवत चलाया था? तो कनिष्क ने शक संवत चलाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और कब चलाया था? तो 78 ईस्वी में शक संवत इसने चलाया था, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह वही सब लिखा हुआ है, आप लोग इसको आराम से पढ़ लेना या फिर अपने नोट्स बना लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ऑप्शन ए हाल, ऑप्शन बी गुडाड्य, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी ए और बी दोनों, मतलब हाल भी थे और गुडाड्य भी थे। ये किनके समय थे? तो यह सातवाहन शासकों के समय थे। हाल की पुस्तक क्या है? तो गाथा सप्तमी, यह हाल की पुस्तक है। और गुडाड्य की पुस्तक बृहद कथा। तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। और अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। किसने? अश्वघोष ने, जो कुषाण वंश से संबंधित था अश्वघोष। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित सातवाहन शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? ऑप्शन ए सातकर्णी, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी वशिष्ठी पुत्र,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए सातकर्णी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और एक राजसूय यज्ञ करवाया था। किसने करवाया था? सातकर्णी ने। और ये सातवाहन वंश से संबंधित था। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और एक राजसूय यज्ञ करवाया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ राज्य दिए हुए हैं और एक तरफ राजधानी दी हुई है। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। और कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर। ये कुषाण वंश की पहली राजधानी थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी कुषाणों की। ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कुषाणों की पहली राजधानी क्या है और दूसरी राजधानी क्या है। तो ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। कुषाणों की पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर बोलते हैं और कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा को बोलते हैं। और ये प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, गोदावरी नदी के किनारे। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और चेदी की राजधानी क्या हो जाएगी? कलिंग। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये चेदी वंश क्या था? तो चेदी वंश को हम महामेघवाहन वंश भी बोलते हैं। और यह कलिंग मौर्य साम्राज्य से जब कलिंग अलग हो जाता है तो वहाँ एक वंश का निर्माण होता है जिसे चेदी वंश कहते हैं। किससे अलग हो जाता है कलिंग? मौर्य साम्राज्य से कलिंग अलग हो जाता है, तभी वहाँ पर एक वंश का निर्माण होता है जिसे चेदी वंश कहते हैं। चेदी वंश का प्रमाण हमें किससे मिलता है? तो यह प्रमाण हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। और चेदी वंश का प्रमुख शासक खारवेल था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कईयों एग्जाम में कि चेदी वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो खारवेल था। और चेदी वंश का प्रमाण हमें किससे मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। टॉपिक छोटा है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। निम्न में से किसके समय स्तूप के चारों ओर रेलिंग पत्थरों के रूप में बनाए जाने लगे? ऑप्शन ए शुंग वंश, ऑप्शन बी कण्व वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। शुंग वंश। शुंग वंश के समय स्तूप के चारों ओर रेलिंग पत्थर के रूप में बनाए जाने लगे। और यह ब्राह्मण साम्राज्य का क्रम भी आप लोग ध्यान रखना। शुंग वंश पहले आया, फिर कण्व वंश आया, फिर सातवाहन वंश आया। ये 3 वंश ही आए ब्राह्मण साम्राज्य में। तो ये ध्यान रखना है इनका क्रम, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। अब स्तूप के चारों ओर रेलिंग पत्थरों के रूप में बनाए जाने लगे शुंग वंश के। और मौर्य काल में क्या होता था, जैसे स्तूपों का निर्माण मौर्य वंश के समय शुरू हुआ तो मौर्य वंश के स्तूपों के चारों ओर रेलिंग जो बनती थी वह लकड़ी की बनती थी। और फिर यही रेलिंग शुंग वंश के काल में पत्थरों की बनने लगी। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन वंश से संबंधित है? कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यह सभी सातवाहन वंश से संबंधित हैं। कार्ले का चैत्य भी सातवाहन वंश से संबंधित है। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी सातवाहन वंश के समय हुआ और अमरावती कला का विकास भी सातवाहन वंश के समय ही हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। नंदों के अधीन, ऑप्शन बी चोलों के अधीन, ऑप्शन सी मौर्य के अधीन, ऑप्शन डी चेरों के अधीन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी मौर्यों के अधीन सातवाहन वंश ने स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को
कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? तो ऑप्शन ए सातवाहन वंश ने, ऑप्शन बी मौर्य वंश ने, ऑप्शन सी गुप्त वंश ने, ऑप्शन डी चोल वंश ने। मतलब क्वेश्चन ये कहा गया है कि किस वंश ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सातवाहन वंशों ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी पाली और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। इनकी राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। और इनकी लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी इनकी लिपि थी। क्वेश्चन पूछा जाता है तो राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने पूरा कवर कर लिया और इसमें आप लोगों को इनका क्रम ध्यान रखना है जो कि बता दिया गया है और इसकी स्थापना किसने की थी और वंश का अंतिम शासक कौन था। तीनों क्रम और तीनों वंशों के स्थापना किसने की और उनका अंतिम शासक, ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन बना तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।